हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। चलिए ठीक है। तो आज हमारा रियल नंबर्स का थर्ड लेक्चर है, डे 3। ठीक है। आज से पहले मतलब हमारे जो पिछले 2 लेक्चर्स हुए थे उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें पढ़ी है जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन हमें वो पता होनी चाहिए ताकि वो हमारे बोर्ड्स में भी आती है। कुछ पीवाईक्यूज दिए और कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी लिए थे। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा ना एनसीईआरटी में आगे मूव करने वाले और जो भी पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ में ही नोट डाउन कीजिए। तो पेन और पेंसिल पेन और नोटबुक लेके बैठिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग प्रूव करेंगे कि √2 इज इरेशनल। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये चीज हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं। चलो ठीक है। अब इसे प्रूव करने का ना एक मेथड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। जिसे हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कुछ नहीं होता है, ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम उसी चीज को बोलते हैं कि हम जिस चीज को प्रूव करने वाले हैं हमें उस चीज का अपोजिट समझना है या फिर उससे अपोजिट एज्यूम करना है। जैसे कि हम लोगों को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हमें उसे एज्यूम करना पड़ेगा कोई जो चीज है लेट दैट नंबर बी रेशनल। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि आप जो भी चीज प्रूव करने वाले हैं आप उसके उल्टा अपोजिट मतलब उसके अपोजिट एज्यूम करेंगे। जैसे अगर इरेशनल प्रूव करना है हम उसे क्या करेंगे? रेशनल समझेंगे। इसे समझने का कारण क्या है कि अगर हम लोग उस चीज को रेशनल समझेंगे तो कुछ एक पॉइंट के बाद हम वहां पे वापस अटक जाएंगे कि ये जो चीज कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है। हम एक पॉइंट पे आके देखेंगे कुछ चीज क्या देगी गलत हो जाएगी, बता के वो चीज गलत हो जाएगी, मतलब वो रेशनल नहीं होगा। अब रेशनल नहीं होगा उससे कहने का मतलब क्या है? वो इरेशनल। तो यही चीज हमें आगे समझनी चाहिए। हम लोग उसे स्टार्ट करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहले एज्यूम क्या करना पड़ेगा? लेट √2 बी let √2 बी रेशनल नंबर। ठीक है। अब रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या होगा? तो भैया हमें इतना पता है कि रेशनल नंबर मतलब होता है जो नंबर p/q के फॉर्म में आए। ठीक है। जो नंबर p/q के फॉर्म में आए उसे तो रेशनल बोलते हैं। ये तो सबको पता है। और हमने यहाँ पे माना क्या है कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। √2 भी एक रेशनल नंबर है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √2 क्या है? रेशनल नंबर। अगर मैं उसको p/q के फॉर्म में लिखूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। बड़ा छोटा काम है। अब यहाँ पे अब p/q के फॉर्म में हमने लिख कर दिया। अब इसे कहने का मतलब क्या है? अच्छा मैं इसे यहाँ पे p/q की जगह मैं 6/3 लिखूं, इसके कहने का मतलब या फिर 6/4 लिखूं। ठीक है। ये दिख रहा है आपस में कट जा रहा है, 3/2 हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे कट रहा है। अब ये जो हमारा p/q है इसे हम लोग एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का कहने का मतलब अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म रखा तो एक कट सकता था, लेकिन अगर 2/3 दी 3/2 वाला यहाँ पे ये चीज कट नहीं सकती। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे HCF of p, q is equal to 1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स। ठीक है। HCF 1 आ गया हमारा। हमने क्या मान लिया? ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि उन दोनों का HCF जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और हमने पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा है कि HCF अगर कोई भी दो नंबर का 1 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? √2 q is equal to p। ठीक है। अब ये चीज आ गई। अब यहाँ लिखा है कि √2 is equal to कितना है? √2 q is equal to p। ये चीज दी गई। अच्छा यहाँ हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। इसे आप लोग है ना SBS के नाम से याद रखिएगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS। ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड में होगा। तो ये कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 2, q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर और p का स्क्वायर हो जाएगा p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर। ठीक है। ये चीजें मिली। अब यहाँ से ना एक बात समझने लायक है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूं कि 15 क्या आ जाएगा? 5 is 15। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है
कि जो 15 है वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। 15 जो है 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 20 लिखना है 5 to 10 एंड इनटू 2, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 20 है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे भी इसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये p है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और q स्क्वायर से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये जो p स्क्वायर है वो q से भी डिवाइड हो सकता है एंड 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज तो क्लियरली दिख रही है। ठीक है, इसे हम लोग रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इतनी बातें समझ में आ गई, चलो बढ़िया। यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली p square is divisible by 2। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2 हमारा p square से हमारा 2 भी डिवाइड होता है और p square से हमारा q square भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया, जो 2 है हमारा p square से भी डिवाइड हो सकता है और q square जो है हमारा 2 p square से भी डिवाइड हो सकता है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, आप लोगों के जो टेक्स्ट में एनसीईआरटी में क्या वहां पे एक थ्योरम दिया गया है, यहां पे ऐसा बोला गया है p square is divisible by a, then p is also divisible by a। ठीक है, a यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि अगर p स्क्वायर अगर a से डिवाइड हो सकता है तो p भी a से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसका हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। अगर 36 है तो 36 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, अब 36 किसका स्क्वायर, 36 है तो 6 का स्क्वायर, अच्छा 6 भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो कहने का मतलब ये अगर p स्क्वायर अगर a से डिवाइड हो सकता है तो जो p है वो भी a से डिवाइड हो सकता है। वैसे ही जैसे 36 2 से डिवाइड तो होता ही है, वैसे 6 भी क्या है 2 से डिवाइड होता है। तो हम लोग यहाँ पे ना लिख सकते हैं ना p square is divisible by 2, then p is also divisible by 2। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। यहाँ तक क्या कहना क्या चाहते हैं लोग। चलो आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि p स्क्वायर अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो p is also divisible by 2। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे दैट कि हम लोग p की जगह पे हम लोग देंगे 2cl। ठीक है, हम लोगों ने p की जगह पे क्या रखा 2cl दिया। अब इसे क्या करते हैं आगे कंप्लीट करें, हम लोगों को p स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है 2c रखना है। तो एज इट इज 2q स्क्वायर, अब हम लोगों ने p की जगह पे क्या रख दिया 2c। ठीक है, तो 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज याद रखना, p स्क्वायर को या पूरा 2c के यहां पे पुट ना कर दे, हमें p स्क्वायर की वैल्यू मिली 2c, तो स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं 2q स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहां पे c स्क्वायर रहेगा। जैसे ये 2 से दिख गया बचा क्या q स्क्वायर 2c स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारा अगेन वही स्टेप वापस आ जाता है कि q स्क्वायर इज divisible by 2, then q is also divisible by 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा और यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि अगर हमारा p स्क्वायर p हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है और जो हमारा q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये चीजें देखिए अब p भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। अगर p 2 से भी डिवाइड होगा और अगर q भी 2 से डिवाइड होगा तो इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है q। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। आगे क्या है हियर p and q are both divisible by 2। ठीक है, यहाँ पे कोई लिखते हैं जो p और q है both are divisible by 2। ठीक है, बट क्या but p and q are co-prime नंबर्स। ठीक है, लेकिन हम लोग अज्यूम क्या कहते हैं p और q जो हमारा क्या है कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है उनके बीच में जो फैक्टर रहने वाला है या जिसका एचसीएफ जो रहने वाला वो 1 है, लेकिन आ कितना रहा है 2। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
come to contradiction and our assumption is wrong that root 2 is raised to number. ठीक है, अब फाइनली हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे? सो रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इतना छापिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे रूट 3 को इरेज ठीक है, सेम वैसा ही है जैसे हमने पिछले रूट 2 में जैसे हमने रूट 2 को प्रूव किया था, वैसे हमको रूट 3 को प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। पहले अज्यूम करेंगे रूट 3 बी रेशनल नंबर। ठीक है, पहला में ये है, फिर हमारा रूट 3 इज इक्वल टू t by q where HCF of p comma q is equal to 1, या फिर हम उसे बोल सकते हैं वो है कोप्राइम नंबर। ठीक है, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। रूट 3 q is equal to p, then SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कितना आ जाएगा? 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों साइड स्क्वायर करना हमको। आगे हम लोग क्या लिखेंगे? क्लियरली p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so p is also divisible by 3। ठीक है, आगे हम लोग एज्यूम क्या करते हैं दैट p इज इक्वल टू, ठीक, अब यहां पर हम लोग 2c की जगह पे हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 3c। ठीक है, इसे हम इस वैल्यू को हम लोग यहां पुट करेंगे वापस, तो कितना आ जाएगा? 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, देन 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ये 3 से ही कट गया, बचा कितना? 3, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। आगे हमें फिर से वही वापस लिखनी जो हम लोग ये भी पढ़ा था, दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so q is also divisible by 3। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी p जो है हमारा, p जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे q जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दैट यहाँ पे क्या है? हियर p and q are both divisible by 3, but p and q are कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स। आगे हमने जो चीज एज्यूम की थी वो क्या कर दोगे? तो क्या लिखेंगे हम लोग? वी कम टू कॉन्ट्रडिक्ट contradiction and our assumption is wrong that root 2 is rational number. So root 3 is irrational number. यहाँ पे इतनी चीजें हमने सीख ली कि रूट 2 को इरेशनल से प्रूव करते हैं, रूट 3 को इरेशनल कैसे करते हैं। यही